राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये टाइटल पढ़ के आप चौंक गए होंगे ना कि अनिल भाई नई नई बात कहाँ से ढूंढ के लाता है। जाट जाति उत्तर भारत के अंदर बसने वाली एक जाति जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास में रहती है, वो लोहे का ऐसा चना है जो आरएसएस से नहीं चबाया जा रहा है। दोस्तों, जानते हैं महाभारत के अंदर एक युधिष्ठिर और यक्ष का प्रसंग हुआ था, जिसमें युधिष्ठिर ने यक्ष से ये सवाल पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अगर आज कलयुग में युधिष्ठिर यक्ष से ये सवाल पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो जानते हैं दोस्तों युधिष्ठिर क्या जवाब देगा। युधिष्ठिर ये जवाब देगा दोस्तों कि हरियाणा और गुजरात भारत के दो राज्य हैं। तो दोस्तों, गुजरात का आप जानते खेल का बजट 608 करोड़ है और हरियाणा का केवल 80 करोड़ है। और जानते हैं दोस्तों, हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेडल कितने आ चुके हैं? तकरीबन 1.5 दर्जन। और गुजरात के अंदर खिलाड़ी की पूंछ भी पैदा नहीं होती और उसको स्पोर्ट्स कैपिटल अहमदाबाद को बनाया जा रहा है। और ओलंपिक का आयोजन भी वहीं करवाएंगे मोदी जी। वहाँ पर पैदा होते हैं मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और गौतम अडानी, जो अब करोड़ों डॉलर देकर वहाँ पे जिसने अपना केस अमेरिका के अंदर ख़त्म करवाया। खैर, और दोस्तों, दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य है वो पता है क्या है? वह हमारे देश की गुटका लैंड के महामहिम महाराजा बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह 2012 से लेकर और 2023 तक 11 साल तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। और 2023 से 2026 3 साल से उन्हीं का पपेट बैठा हुआ है संजय सिंह। और अक्सर वो लोग कहते हैं कि हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और दोस्तों, 2014 से लेके 2019 तक खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और फिर 2021 से लेके 2024 तक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, यानी नीचे से लेके ऊपर तक एक ही जाति के लोगों का कब्जा। उसके बावजूद भी दोस्तों, गुटका लैंड में आज तक खिलाड़ी तो क्या, खिलाड़ी की पूंछ भी पैदा नहीं हुई किसी भी। मैं कुश्ती की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कुश्ती तो छोड़ ही दो, कोई और खेल हो भाई। तलवारबाजी के तो आप मास्टर हैं, तीरंदाजी के भी आप मास्टर हैं, आपके तो 80 किलो के भाले होते थे। जेवलिन थ्रो भी एक खेल होता है ओलंपिक के अंदर, उसी में कोई खिलाड़ी पैदा करके दिखा दो। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह, क्योंकि वो इसके कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और जितने इवेंट भी उन्होंने करवाए ना, गोंडा में करवाए अपने निजी कॉलेज के अंदर। ये भी एक सोचने की बात है दोस्तों कि जितने भी ओपन टूर्नामेंट होते हैं वो सारे गोंडा में होते हैं, उनके निजी कॉलेज के अंदर होते हैं। तो यानी प्रतिभाओं का चयन होता है उनके निजी कॉलेज के अंदर, उनकी देख रेख में। लेकिन वो अपने इलाके में एक भी प्रतिभा पैदा नहीं कर पाते हैं। जो हरियाणा की कुश्ती है दोस्तों, आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, हमारे देश में कुश्ती का एक ही मेडल आया था 1952 में। केडी जाधव एक महाराष्ट्र का पहलवान लेके आया था। और फिर अगला मेडल आया था 2008 में सुशील पहलवान, जो कि दिल्ली देहात का रहने वाला था, उसको आप हरियाणा का ही मान लो। तो आप लगा लो 48 साल वो और 8 साल ये 56 साल तक हमारे देश में कुश्ती का मेडल नहीं आया। और फिर उसकी शुरुआत हुई हरियाणा से, और उसी हरियाणा से आज कुश्ती के मेरे ख्याल से 6 या 7 मेडल तो कुश्ती के ही हैं। रवि दहिया, बजरंग पूनिया, अमन सहरावत, साक्षी मलिक, सुशील और योगेश्वर दत्त। सुशील के पास 2 हैं, योगेश्वर दत्त, और ये सब मिला के 6-7 तो मेडल कुश्ती के हैं। और इसी हरियाणा के अंदर विजेंद्र का बॉक्सिंग में है, नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में है, मनु भाकर का शूटिंग में है, और इसके अलावा साइना नेहवाल और पीवी सिंधु का भी बैकग्राउंड हरियाणा का ही है। तो अगर हरियाणा के सारे मेडल अगर ओलंपिक के जोड़ेंगे तो 1.5 दर्जन हैं। और पिछले दिनों दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 17 या 18 मेडल आए हैं अभी 2026 में, सारे हरियाणा के, सारे जाट। उस हरियाणा की कुश्ती को बर्बाद करने के लिए नित्य नए रोज़ तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ये जो कोटा प्रणाली बृजभूषण और उसके चेले संजय सिंह ने लागू करी है कि गोंडा के अंदर टूर्नामेंट होगा और ओलंपिक या एशियाई गेम्स या कॉमनवेल्थ में जाने के लिए अपना कोटा जीतना पड़ेगा। ये हरियाणा की कुश्ती को बुलडोज करने का एक नया तरीका है
क्या कभी आपने सुना है कि सचिन तेंदुलकर को टेस्ट टीम में खेलने के लिए रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी? जिस खिलाड़ी के पास ओलंपिक का मेडल है, एशियाई खेल का मेडल है, कॉमनवेल्थ का मेडल है, उसको अपने से कमज़ोर खिलाड़ी के साथ ट्रायल देने की ज़रूरत क्यों है? ये हमारे ही देश में होता है ऐसा, किसी दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम और देशों में तो अपने स्टार खिलाड़ियों की इज्जत की जाती है और यहाँ उनके ऊपर जूते बरसाए जाते हैं, उनको रोज़ रोज़ जलील किया जाता है, रोज़ जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं दोस्तों। जब विनेश फोगाट 2026 में पेरिस में ओलंपिक के फाइनल में जाकर और 100 ग्राम वजन से चूक गई, तो जो एक्स हैंडल थे जो विनेश फोगाट को गालियां निकाल रहे थे और जो खुशियां मना रहे थे, वो एक्स हैंडल थे जिनको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फॉलो करते हैं और वो मोदी जी को फॉलो करते हैं। और जब विनेश फोगाट और उसके जो साथी पहलवान थे उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन किया था, तो पूरे दुनिया का मीडिया उस आंदोलन को कवर कर रहा था और उसके बारे में पॉजिटिव खबरें छाप रहा था, और हमारे देश का मीडिया उस समय नेगेटिव खबरें छाप रहा था दोस्तों, नकारात्मक प्रचार कर रहा था। दोस्तों आपको पता है कि बृजभूषण शरण सिंह वो इंसान है जो इंसान अपने इलाके में कोई खिलाड़ी नहीं पैदा कर पाता। एक बार उसका मैंने एक स्पीच देखा था जिसमें वो किसी अपने इलाके के पहलवान की बात कर रहा था कि उसने दारा सिंह को कुश्ती में हरा दिया था। तो दारा सिंह को मरे भी मुद्दतें हो गई, पता नहीं वो किस पहलवान का नाम ले रहा था। लेकिन आज की डेट में मेरा उस बृजभूषण से चैलेंज है कि आप हरियाणा के कमज़ोर से कमज़ोर पहलवान को चुन लो और अपने यहाँ के ताकतवर पहलवान से कुश्ती लड़ा लो। आपको दूध का दूध और पानी का पानी होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसमें कोई इफ़ की, कोई बट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने ये जो कोटा प्रणाली शुरू की है, ये हरियाणा की कुश्ती को डिस्ट्रॉय करने के लिए की है। 2024 में जो विनेश फोगाट की वेट कैटेगरी थी, उस वेट कैटेगरी में आपने जिस लड़की अंतिम पंगाल को भेजा था वो अपना पहला ही मैच हार के आ गई थी, और विनेश फोगाट को आपने जिस कैटेगरी में भेजा था वो उसका वज़न ही नहीं था, इसलिए वो फाइनल में जाकर भी मेडल से चूक गई। इसके बाद भी दोस्तों अगर किसी की आँख ना खुले तो ना खुले, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ समझा ही नहीं सकता दोस्तों। मैं तो खाली इतना कहना चाहता हूँ कि अभी विनेश फोगाट एशियाई खेलों में जाना चाहती थी, तो उसके जब वो वहाँ पे अपना कोटा लड़ने के लिए गई गोंडा के अंदर, तो उसके लिए नियम बदला गया। एक ही रात में सारे नियम बदल दिए गए कि इसको कैसे खेलने से रोका जाए। और जो संजय सिंह है बृजभूषण का पालतू, वो ये कहता है कि क्योंकि ये कांग्रेस की एमएलए है इसलिए इससे मेडल जीतने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल बयान। और जो लोग ये बातें कहते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं कि अगर बृजभूषण बीजेपी की जगह कांग्रेस का सांसद होता, राजपूत की जगह मुसलमान होता, तो क्या आरएसएस वाले इसी विनेश फोगाट को झांसी की रानी नहीं बना देते, इसको कंधे पर बिठा कर नहीं घुमाते। और दोस्तों इस विनेश फोगाट वाले एपिसोड की जो उसने अपनी खेल में वापसी के लिए कोशिश करी थी और जिस ढंग से उसको रोका गया, इस एपिसोड को दबाने के लिए एक और नया चेहरा तलाशा गया जिसका नाम है अंकित बैयापुरिया। और उसने उस अखाड़ों को बदनाम किया हरियाणा के, जो अखाड़े भारत को मेडल दिलवाते हैं। मैंने अभी बताया ना, इसी 2026 के अंदर दोस्तों 17-18 मेडल आए, सारे हरियाणा के हैं, सारे जाटों के हैं एशियाई चैम्पियनशिप में। और अब अगले साल ओलंपिक होगा तो उसमें भी आप देख लेना, सारे मेडल हरियाणा के लोग ही लाएंगे, सारे जाट ही लेके आएंगे। लेकिन जो अंकित बैयापुरिया है, जिसकी तुलना लोग विनेश फोगाट से कर रहे हैं, ये कह के कि आप लोगों ने विनेश की बात को तो सच मान लिया और अंकित की बात को झूठ मान लिया। तो अंकित की बात को सच तो तब माने ना जब अंकित पहलवान हो। उस अंकित बैयापुरिया ने इंटरनेशनल को छोड़ो, नेशनल को छोड़ो, स्टेट को भी छोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ दो, अपने गांव की भी कुश्ती नहीं जीती है दोस्तों आज तक। अगर किसी को शक हो, आप बैयापुर गांव में जाके पता कर लो, अगर उसने आज तक जीवन में कोई कुश्ती भी जीती हो, और वो खुद ही कहता है कि मैंने 11 साल टूटी फूटी रेसलिंग करी, तो उस टूटी फूटी रेसलिंग वाले टूटे फूटे पहलवान से टूटा फूटा बयान दिलवा कर
क्या साबित करना चाहती है ये सरकार और ये सरकार का प्यादा बृजभूषण शरण सिंह। अब दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं आखिरी में आपको एक बात कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब कब असहज हुए। एक तो किसान आंदोलन जब 13वें महीने में चला गया था और जब उनको तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, और दूसरे जब विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गई थी। दूसरी बात जब असहज हुए थे, और तीसरी बार जब असहज हुए थे जब जो अपने मलिक साहब थे, जो गवर्नर सतपाल मलिक साहब, उन्होंने देश को ये सच्चाई बताई थी पुलवामा वाले हमले की। तो ये सारी घटनाएं देखकर मेरे को ऐसा लगता है कि जो आरएसएस का एजेंडा इस देश में मनुवाद थोपना, उसके अंदर अड़चन जो बनने वाली कौम है वो जाट हैं, और जाट लोहे के वो चने हैं जिनको ना आरएसएस चबा पा रहा है और ना ही बीजेपी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करें, मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।